नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आम लोगों की रुचि का भी है। हमेशा हम बात करते हैं कि सरकार की नीति ऐसी है, सरकार की नीति ये दोष है, क्या ऐसी नीति बननी चाहिए। कहीं न कहीं हम नीतियों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। हम मतलब आम आदमी। कैसे नीतियाँ बनती हैं, कैसे लागू होती हैं, नीति बनाने वाले के सामने किस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं, चुनौतियाँ कैसी हो, ये सब हम आम तौर पर बारीकी से नहीं समझते। हालांकि हम नीतियों की आलोचना कर देते हैं, लेकिन अगर हमें यह समझ में आए कि नीतियां कैसे बनती हैं और कैसे सरकार उस पर काम करती है, तो मेरे ख्याल से हमारी समझ भी अच्छी होगी और हमें वास्तविकता की जानकारी। दूसरी बात यह भी है कि यह जो लोक नीति वाला जो मुद्दा है, यह मुद्दा अगर हम सिविल सेवा की परीक्षा की बात करें, तो आपके प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी, उसमें कमीशन ने स्पष्ट रूप से लिख रखा है लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी। और नीतियों से प्रश्न बनते भी हैं, मुख्य परीक्षा में भी बनते हैं, प्रारंभिक में तो बनते ही हैं। अगर हम दोनों एंगल से इसको देखें, दोनों दृष्टिकोणों से देखें कि हमारी समझ इस पर कैसी है, कैसे हम नीतियों की समझ विकसित करें, और दूसरी तरफ हमारी परीक्षा की दृष्टि से यह कैसे लाभकारी हो, यही उद्देश्य है आज की इस लेक्चर का या इस डिस्कशन का आपके साथ। और मुझे लगता है कि इससे आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा। एक बहुत बारीक बात जो शुरुआत करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, वो यह है कि कई ऐसे शब्द हमारे सामने गुजरते हैं जिनको हमने अपने हिसाब से यूज किया, और शायद उसका बारीक या सटीक अर्थ हम समझ नहीं पाते। तो हम उसको इंटरचेंजेबली, इसके स्थान पर वह, उसके स्थान पर वह, इस तरीके से करके हम कर देते। उसकी सटीक समझ भी होनी चाहिए, ताकि जब हम किसी से कोई बात करें या कहीं पर कोई बात लिखें नीतियों से तो वो सटीकता हमारे पास रहे। जैसे शब्दों में मान लिया कहा पॉलिसी, नीति, एक कहा प्लान या नियोजन, प्लानिंग है, एक कहा स्कीम, योजना, फिर है प्रोग्राम, कार्यक्रम, फिर है स्ट्रैटेजी, रणनीति। ये सब बहुत मिलते जुलते शब्द हैं, और हम हर दिन किसी न किसी रूप में हम इस इन शब्दों ये शब्द हमारे सामने से। इसके पहले कि हम लोग अपने मूल विषय पर बात करें, लोक नीतियां कैसे बनती हैं, क्या होती हैं और चुनौतियां क्या होती हैं, इन छोटे छोटे शब्दों के अर्थ की समझ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी जैसे मैंने कहा ना कि सही बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, सटीक बात कहना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे लोगों की संख्या कम होती है। तो हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम परीक्षा दें नहीं दें, सिविल सर्विस की परीक्षा दें या कहीं पर भी कोई दूसरा काम करें, हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो बात मैं कहूं वह बिल्कुल सटीक हो। अगर सटीक होगा तो सही भी होगा, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर सही होगा तो हो सकता है वह सटीक नहीं हो, उसकी व्याख्या बहुत लंबी हो गई और सामने वाले को वो बहुत अ, उसकी वास्तविक समझ उसको नहीं हो सकी। राइट। तो हमारा पर्पस यह भी होना चाहिए कि जो मैं बात कह रहा हूं वह सही तो है, क्या वो सटीक है। और सटीक कब होगा? जब हम ऐसे शब्दों के अर्थ की समझ रखते हैं। हमेशा मैंने अपने लेक्चर्स में या अपने डिस्कशंस में इस बात पर जोर दिया है
जिसके पास भी शब्दों के अर्थ की समझ है, वह अपनी बात कहने में बहुत प्रिसाइज, बहुत सटीक होता है और उसकी बात का असर बहुत गंभीर होगा, गहरा होगा। अब वही गहरी बात, गहरा जो असर है, अगर हमने उसको परीक्षा की दृष्टि से देखें, बहुत अंकदायी होगा। अगर हम व्याख्यान की दृष्टि से देखें, कहीं लेक्चर दे रहे हों, अपनी बात किसी के सामने कह रहे हों, तो बहुत असर्टिव, बहुत ताकत के साथ, दृढ़ता के साथ अपनी बात कही जा सकती है। तो हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती हैं सटीक बातें और हमारे करियर को तो प्रभावित करती ही हैं या करेंगी ही। यही उद्देश्य था इस टॉपिक को पिकअप करने का। आपका जो पाठ्यक्रम है, उसका एक टॉपिक भी आपके लिए बहुत आसान लगे और यह पता चले कि आखिर लोक नीति जो शब्दावली रखी है कमीशन ने, उसमें सही मायने में पढ़ना क्या है। ये इसकी भी समझ हो जाएगी और परीक्षा अगर नहीं भी दे रहे, तो एक सामान्य सी संकल्पना हमारे सामने होनी चाहिए कि जब हम सशक्त नागरिक बनकर भी देश में रह रहे हैं, तो सरकार नीतियां कैसे बनाती है और कैसे उसको लागू किया जाता है, इसकी समझ तो होनी ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि समझ सभी के पास होनी, राइट। एक एक करके हम लोग पहले उन छोटे छोटे शब्दों की समझ विकसित। इसके पहले एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं। एक शब्द होता है सिमेंटिक्स, हिंदी में इसको कहते हैं शब्दार्थ विज्ञान, शब्दों के अर्थ का विज्ञान। शब्दों के अर्थ को समझना है। अगर हमारी पकड़ सिमेंटिक्स पर है, तो उस विषय पर हमारी पकड़ होती है। क्यों? कोई भी विषय होगा, इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, दर्शन शास्त्र, कोई भी विषय है, उसकी कुछ बुनियादी बातें हैं, आधारशिला। उस आधारशिला पर उसके कुछ पिलर्स, उसके स्तंभ खड़े हैं और उन स्तंभों पर वह विषय टिका हुआ है। अगर हमारी समझ उस आधारशिला के प्रति हो जाए, बहुत स्वाभाविक तौर पर हम बॉटम अप अप्रोच कहेंगे ना इसको, कि नीचे से ऊपर तक हम विषय की समझ विकसित कर। अब है कि वो आधारशिला बनाता कौन है? आधारशिला बनाने वाले वाले जो कारक हैं, वो वही शब्द हैं जो उस विषय का निर्माण करते। वोकैबुलरी, उस सब्जेक्ट की, उस विषय की अपनी एक वोकैबुलरी। जैसे मान ले, एक उदाहरण ले इसका, कि विज्ञान में हम पढ़ते हैं नाभिकीय विखंडन, फिजन। इसका अर्थ होता है टूटना, टू ब्रेक। अगर हमने यह कहा कि नाभिक टूट गया, बात तो सही कही हमने, लेकिन उसका असर नहीं पड़ा। टूट गया का क्या मतलब? अगर विखंडन कहा, तो सटीक क्या होगा? ऐसी जगह से टूटा है जहां से कुछ खंड उसके बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यह जो शब्द है, यह उस विषय की आधारशिला बनाने वाला एक। और अगर हमें उस शब्द के अर्थ की समझ है, तो हम बहुत आसानी से कोई बात समझ, विषय की समझ। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि शब्दों का अर्थ अगर समझ में आता है, तो हमें किसी भी चीज को, किसी भी संकल्पना को, किसी भी नीति को समझने में समस्या नहीं होती। यही उद्देश्य है कि हम पहले, इसके पहले कि हम लोग विस्तार से बात करें, पहले हमें उन कुछ रोजाना के, जो दैनिक जीवन में जो प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द हैं, जिनको हम पर्यायवाची की तरह यूज कर लेते हैं, उसकी समझ हमारे पास हो जानी, राइट। जैसे हमारे पास जो शब्द है, वह है नीति। दूसरा है नियोजन या
प्लानिंग। तीसरा है योजना, स्कीम। चौथा है कार्यक्रम या प्रोग्राम। पांचवा है रणनीति, स्ट्रेटजी। कम से कम इन 5 शब्दों की बात करें। नीति को हम इस रूप में भी देखते हैं कि नीति एक तरह का सिद्धांत है। नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो नीति में कोई ना कोई सिद्धांत अवश्य होगा। अब सिद्धांत का कार्य क्या होता है? सिद्धांत हमें दिशा निर्देश देता है। कोई भी सिद्धांत होगा उससे हमें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है वह दिशा निर्देश देता है। इसका मतलब कि नीति अगर सिद्धांत पर आधारित है तो वह कोई ना कोई कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देगी। तो वह एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है और कोई ना कोई कार्य उसमें करने वाली बात अवश्य होनी चाहिए। का अर्थ क्या हुआ कि नीति किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशों का संग्रह है। इट्स अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। दूसरा कि जो हम नियोजन की बात करें, प्लानिंग की बात, कि हमने एक आइडिया लिया कि हम भारत को ऐसा भारत देखना चाहते हैं। एक विजन है हमारा, दूरदृष्टि है कि हम आने वाले 25 सालों में भारत को ऐसा भारत देखना चाहते हैं। एक विजन है हमारे पास। अब उस विजन तक पहुंचने के लिए हमें तरीका क्या अपनाना होगा, तो वहां भी गाइडलाइंस है। लेकिन उसमें लंबा एक विजन हमें रखना होगा, एक आइडिया रखना होगा भविष्य के लिए, लंबे भविष्य के लिए। तो प्लानिंग का मतलब हो गया कि प्लानिंग में 2 बातें देखी जाती। एक कि हमारा विजन क्या है, दूरदृष्टि हमने कहां रखी और क्या उस दूरदृष्टि वाले लक्ष्य तक पहुंचने के प्रति हम वाकई दृढ़ता के साथ संकल्प कर रहे हैं या नहीं। तो शार्प विजन एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ये 2 अवयव होते हैं किसी भी नियोजन में। एक हमारा विजन और एक कैसे उसको प्राप्त किया जाए, उसके प्रति जो हमारा दृढ़ संकल्प है वह होना चाहिए। तो नियोजन क्या हो गया कि तीक्ष्ण दूरदृष्टि होनी चाहिए, प्लस कमिटमेंट। यह नियोजन है। इसके हिसाब से हम किसी भी नियोजन की व्याख्या कर सकते हैं, किसी भी नियोजन को समझ। तीसरा क्या है, स्कीम अगर कोई सरकार चलाती है, अब उस स्कीम में क्या होगा कि उद्देश्य तो है ही, उस उद्देश्य की प्राप्ति करने वाले जो कदम हैं वो कदम संगठित रूप में रखे गए हों। जैसे दिशा निर्देश है, आपको दाहिनी तरफ चलना है, तो दाहिनी तरफ चलने के लिए हमें पहला कदम कहां रखना होगा, दूसरा कदम कहां रखना है, तीसरा कदम कहां रखना है। तो इसको कहा जाएगा कि स्कीम्स आर नथिंग बट ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं
उन दिशा निर्देशों के अनुरूप संगठित तौर पर जो प्रयास किए जाएंगे, उन प्रयासों का समुच्चय जो होगा उसको कहा जाएगा, तो कहेंगे संगठित प्रयास। दिशा निर्देशों के अनुरूप तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कोई एक उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लिया, वो दिशा निर्देश। ठीक। इसके बाद है कार्यक्रम, प्रोग्राम। तरीका बताएगा यह, द वेज टू डू समथिंग, कैसे करना है। ये सब क्या बता रहे हैं, क्या करना है, और कार्यक्रम बताएगा कैसे करना। अगर मान लिया, ऐसा भी एक शब्द यूज कर सकते हैं हम कि कोई भी स्कीम है, इसको लागू करने के लिए इसी शब्द का थोड़ा सा और हेर फेर करें तो कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कार्य योजना। कि जो कार्य करना है वो कैसे किया जाएगा, यह जो बात बताता हो उसको हम कहते हैं कार्यक्रम। तरीका है वह कैसे करना है। नीति हो, चाहे नियोजन हो, चाहे योजना हो, ये हमें बताएंगी कि हमें क्या करना चाहिए या क्या करना है, और प्रोग्राम बताएगा कि हमें कैसे करना है। अब एक शब्द आ रहा है रणनीति। जैसे करना है उसके लिए जो संसाधन चाहिए, वो संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे। मान लिया हमें नदी जोड़ो परियोजना पर एक काम करना है, या नदी की सफाई करनी, तो नदी की सफाई करने के लिए हमें कुछ रासायनिक पदार्थ चाहिए, मान लिया कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी चाहिए, धन चाहिए, लेबर चाहिए। ये जितने संसाधन हैं सबको कैसे जुटाया जाए एक जगह, ताकि हम उस रास्ते का प्रयोग कर सकें जो हमने तय किया है। तो किसी खास कार्यक्रम को करने के लिए आवश्यक संसाधनों का जो जुटाव करने वाला तरीका है उसको कहते हैं रणनीति। आवश्यक करने वाली पद्धतिकल मेथड टू ऑर्गेनाइज मोबिलाइज द रिसोर्स। इस तरीके से हम अलग अलग शब्दों को समझ सकते हैं। एक और शब्द है अभियान, मिशन। लंबी अवधि में एक खास लक्ष्य अचीव करना है और हमारे व्यवहार को परिवर्तित करना, हमारी सोच, हमारी अभिवृत्ति को बदलना है, उसको कहा जाता है अभियान। जैसे स्वच्छता अभियान है, तो यह एक कार्यक्रम नहीं है जिसकी समय सीमा तय कर दी गई। मिशन मोड प्रोग्राम अगर कहेंगे तब उसकी समय सीमा तय होगी। अगर मिशन कहा है तो यह लंबे समय तक चलने वाली, निरंतर चलने वाला कार्य है, ताकि हम अपने व्यवहार में, अपनी सोच में परिवर्तन करें। तो लंबी अवधि होनी चाहिए,
कार्य की निरंतरता होनी चाहिए और व्यवहार में परिवर्तन का उद्देश्य होना चाहिए। तो कहा जाएगा अभियान है, ये मिशन है। अगर हम इतनी बातों की समझ रखते हैं कि नीति क्या है, नियोजन क्या है, योजना क्या है, कार्यक्रम क्या है, रणनीति क्या है, अभियान क्या है, तो नीतियों को समझना हमारे लिए आसान होगा। राइट। अब है क्या कि आखिर ये भी जितने भी ऐसी बातें हैं, नीति, नियोजन, योजना, सब क्यों, वाई वी शुड मेक पॉलिसी, क्यों बनाई जानी चाहिए नीतियां, कैसे बनाई जाएंगी उस पर भी चर्चा करूंगा, समस्याएं क्या आती हैं उस पर, लेकिन बनाई ही क्यों जानी चाहिए। तो शासन व्यवस्था कोई भी हो, तो हम कहते हैं गवर्नेंस। कोई भी शासन व्यवस्था हो, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, तानाशाही है, कोई भी अधिनायकवाद है, कोई भी शासन व्यवस्था है, उसका उद्देश्य होता है समस्याओं का समाधान। और समस्या समाधान के लिए हम करते हैं निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। समस्या हमारे सामने जो है, राष्ट्र के सामने, देश के सामने, समाज के सामने, उन समस्याओं की पहचान करना और उन समस्या के समाधान के लिए हमें निर्णय लेना। अब निर्णय क्या है कि 10 विकल्प मेरे पास हैं, उनमें से जो सर्वोत्तम विकल्प है वह चुन ले। दैट इज व्हाट डिसीजन मेकिंग इज। लेकिन उसके पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि समस्या है क्या। एक उदाहरण इसका बहुत बारीक देते, जैसे यह कहा जाए कि घरेलू अत्याचार निरोधक अधिनियम सरकार ने बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसका क्या अर्थ है कि भारत में घरेलू अत्याचार होता है, उसको रोकना है कानून बनाकर, और जो लोग घरेलू अत्याचार करते हैं उनको दंडित भी करना है। इसका मतलब कि घरेलू अत्याचार की समस्या देश के सामने विद्यमान है, यह एक समस्या है। स्वच्छता अभियान चलाया, इसका मतलब कि स्वच्छता नहीं होने की एक समस्या विद्यमान है। अब दो अप्रोच है, समस्याएं तो पहचान ली हम, दो अप्रोच है इसको देखने का कि हम सभी लोगों को यह बताएं कि ऐसी ऐसी समस्या हमारे सामने, तो हम आम जनता को डरा देंगे। अगर ऐसी समस्या है कि युद्ध का खतरा है, मान लिया हमारी सीमा पर, और सरकार यह कहे कि भारत और अमुक राष्ट्र के बीच युद्ध होने की आशंका है और युद्ध अगर होगा तो 2-4 लाख लोग मारे जा सकते हैं, तो सरकार का यह जो कथन होगा, यह आम जनता में आतंक और भय का संचार कर देगी। सरकार क्या कहेगी, भले युद्ध की आशंका हो लेकिन हमारी सेना पूरी तरह तैयार है इसके लिए, और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, भारत कमजोर राष्ट्र नहीं है और भारत किसी भी देश के साथ युद्ध करने की क्षमता रखता है। कहने का तरीका बदलेगा कि अगर हमने यह कहा कि घरेलू अत्याचार तो बहुत गंभीर समस्या है भारत में और इसी का प्रचार कर दें, तो उससे समस्याएं और गंभीर हो जाती। इसलिए सरकारों का काम क्या होता है कि समस्याओं को उद्देश्य बना दिया कि हमें स्वच्छता लानी है, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया, हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति करनी, हमें घरेलू अत्याचार रोकना है, हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, हमें भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च स्तरीय अर्थव्यवस्था बनाना है, हमें भारत की विदेश नीति को इस रूप में लागू करना है कि भारत का लोकतंत्र सफल हो जाए और विश्व स्तर पर भारत की छवि बेहतर हो जाए। ये हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। तो समस्याओं को सरकारें उद्देश्य में परिवर्तित कर देती हैं, और उस उद्देश्य में जब परिवर्तन हो गया तो वह उद्देश्य प्राप्त कैसे होगा, इसके लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जैसे दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो क्या बन जाएगी, नीति। यहां लिखा है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशों का संग्रह है। तो हमने किया क्या है,
कि हमने ढूंढा पहले समस्या, समस्या को इसका रूपांतरण कर दिया किस चीज में, उद्देश्य में, और इसके लिए हमने मार्गदर्शन दिए और उद्देश्य की प्राप्ति की। यह सकारात्मक रूपांतरण है। जब समस्या का समाधान करना है, उद्देश्य की प्राप्ति होगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए नीति हो या योजना हो या कार्यक्रम हो या रणनीति हो, सब किसी न किसी रूप में निर्णय से जुड़ते हैं, निर्णयन से, डिसीजन मेकिंग। तो कोई अगर यह पूछता है कि कैन वी से दैट पॉलिसी इज अ काइंड ऑफ डिसीजन, क्या नीति और निर्णय एक ही है? मिलते जुलते हैं। अंतर क्या है, समानता क्या है कि दोनों समस्या का समाधान चाहते हैं। अंतर क्या हो गया कि निर्णय जो होगा वह विकल्पों का के चुनाव की प्रक्रिया, और नीति क्या है कि कुछ दिशा निर्देशों से उस उद्देश्य की प्राप्ति करने वाली प्रक्रिया। दोनों में अंतर भी है और समानता क्या है कि दोनों का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य वही है कि हम उस समस्या का समाधान करते, और उसी के लिए कोई भी शासन व्यवस्था कार्य करेगी, वो चाहे लोकतांत्रिक हो या राजतांत्रिक। फर्क क्या है कि अगर राजतांत्रिक है या तानाशाही है तो एक ही व्यक्ति सारा निर्णय लेगा, और अगर लोकतांत्रिक है तो 3 संस्थाएं अलग अलग काम करेंगी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसका मतलब कि कुछ नीतियों का निर्माण विधायिका भी करती है कानूनों के तौर पर, दिशा निर्देशों के तौर पर कार्यपालिका करती है, और उसकी जो इकाई है प्रशासन, वह उसको लागू करता है, और न्यायपालिका यह देखेगी कि वह लागू सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि नीति 2 तरह की हो सकती है, या तो दिशा निर्देश के तौर पर हो या बाध्यकारी दिशा निर्देश। तो बाध्यकारी दिशा निर्देश जो होगा वह बन जाएगा कानून, और उसके लिए जिम्मेवार हो गई संसद या विधायिका। और कार्यपालिका जो दिशा निर्देश जारी कर रही है वह परामर्शी है, और राज्यों पर निर्भर करेगा कि वह राज्य किसको, किस नीति को कैसे, कब, किस हद तक लागू करे। लेकिन अगर उसको बाध्यकारी दिशा निर्देश बना दिया हमने, तो वह राज्य हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उस पर वो बाध्यकारी होगा ही। एक तो एस्पेक्ट यह हो गया कि समस्या का समाधान करना इसका उद्देश्य है। दूसरा क्या है, अभी जो बात कही मैंने कि नीति या तो परामर्शी दिशा निर्देश है या बाध्यकारी दिशा निर्देश। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है फ्लैग कोड 2002, ध्वज संहिता। नाम है संहिता, लेकिन है वो परामर्शी। उसको संसद ने पारित नहीं किया है, उसको कार्यपालिका ने सामने रखा है कि आप राष्ट्रध्वज का उपयोग कैसे करेंगे, राष्ट्रध्वज का डायमेंशन क्या होगा, राष्ट्रध्वज को कहाँ फहराना है, कब फहराना है, ये सारे दिशा निर्देश उसमें रखे गए हैं। लेकिन ये परामर्शी हैं, क्योंकि राष्ट्रध्वज के प्रति हमारा जो सम्मान है वह हमारा नैतिक पक्ष है, ना कि उसको जबरन हम किसी को नैतिक बनाने की कोशिश करें। लेकिन जिसका उदाहरण मैंने दिया था कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वह बाध्यकारी दिशा निर्देश है, और यह बन जाती है विधि या कानून। इसके लिए विधायिका उत्तरदायी है, इसके लिए कार्यपालिका उत्तरदायी है, और जो प्रशासन है वह उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, और जो न्यायपालिका है वह उसके सही प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट के लिए उत्तरदायी है। इस तरीके से हम नीति की प्रकृति को समझ सकते हैं आसानी से।
और कुछ बातों की समझ इस तरीके से राइट। अब क्या है कि जो नीति निर्माण जब किया जाएगा, नीति निर्माण करने में अचानक से तो हम बैठे बैठे नीति बना नहीं सकते। बंद कमरे में हमने 4 लोग बैठकर आपस में चर्चा कर लें और हम अलग अलग पॉइंट्स बना दें और एक नीति बन के तैयार हो जाए, ऐसा होगा नहीं। हमें उसके लिए सर्वेक्षण करना होता है, हमें उसके लिए अध्ययन करना होता है, अनुसंधान करना होता है। 10 तरह के विकल्प चुने जाते हैं, उन विकल्पों में से जो सर्वोत्तम होगा उसका चुनाव किया जाएगा। उसके बाद यह देखा जाएगा कि उसको लागू करने में समस्याएं क्या आ सकती हैं, उसके लिए जो संसाधन है वो हैं हमारे यहाँ या नहीं, उनका जुटाव कैसे हो सकता है। बहुत सारी बातें नीति निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ती हैं। का मतलब है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया अचानक से नहीं होती, बल्कि कई चरणों से गुजरती है, जिसको हम कहते हैं नीति निर्माण के चरण। अगर उसको बहुत ऑर्गेनाइज भाषा दी जाए, संगठित भाषा दी जाए, कहा जाएगा इट इज देयर आर सर्टेन स्टेजेस इन पॉलिसी मेकिंग। वो स्टेज क्या हो सकता है? तो सबसे पहला, अभी हमने क्या कहा कि समस्या का रूपांतरण हमने उद्देश्य में किया है, तो पहले समस्या की परिभाषा देनी होगी, समस्या की पहचान करनी होगी। जब हमने समस्या की पहचान कर ली, अब हम उसका रूपांतरण कर दिया हमने उद्देश्य में। उद्देश्य में रूपांतरण करके उसी को कहते हैं एजेंडा सेटिंग या गोल सेटिंग। वह हमारे लिए उद्देश्य या लक्ष्य का निर्धारण कर दिया हमने समस्याओं की पहचान और उसकी परिभाषा देकर। उसके बाद हमने यह देखा कि इस समस्या के समाधान के पीछे कौन सा सिद्धांत काम करे। बारीक सी चीज है, इसको समझने की कोशिश कि अगर हम जो उदाहरण लेके मैं चल रहा हूं उसी पर बात कर रहा हूं कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक बाध्यकारी दिशा निर्देश है और एक विधि है, कानून है, एक तरह की नीति है। क्यों? उसको विधायिका ने बनाया है। जब हमने यह तय किया कि अत्याचार हो रहा है, घरेलू अत्याचार यह समस्या है। घरेलू अत्याचार किस तरीके से होता है? तो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। तो हमने उसकी परिभाषा दे दी कि इस तरह की समस्या हमारे यहाँ विद्यमान है और उसको हमने उद्देश्य में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको, और हमने एक लक्ष्य रख दिया कि वी हैव टू एलिमिनेट एंड स्टॉप सच डोमेस्टिक वायलेंस। उसको हमेशा के लिए खत्म करना। अब देखना है हमें कि उसका सिद्धांत क्यों करना है, वाई। अगर ऐसी समस्या बनी रह जाए तो क्या दिक्कत है, इसकी समझ। तो क्यों जहां शब्द आया कि हम इस समस्या का समाधान क्यों करना चाहते हैं, उस क्यों का उत्तर हमें मिलता है उस सिद्धांत से, जो सिद्धांत नीति की आधारशिला बनती। जैसे महिलाओं के विरुद्ध घरेलू अत्याचार हो रहा है, अगर उसको दूर कर दिया तो लैंगिक विभेद समाप्त हो जाए या लैंगिक समानता सुनिश्चित हो जाएगी और लैंगिक न्याय सुनिश्चित होगा भारत में। इसका मतलब है इस तरह की जब भी नीति बनाई जाएगी उसके पीछे का सिद्धांत क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ये दो सिद्धांत हैं। इसका अर्थ है अगर हमें इन बातों की समझ है तो जब हम इस कानून के बारे में लिखेंगे या किसी भी नीति के बारे में बात करेंगे तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वह नीति क्या चाहती है अंतिम रूप से। यह नीति भारत में लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित कराने वाली नीति है या सुनिश्चित कराने वाला कानून है। तो सिद्धांत की समझ और सिद्धांत की व्याख्या करेंगे हम अगली बार, और वहां से नीति का विकास होगा जिसको कहते हैं पॉलिसी डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हो गया डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, दूसरा हो गया गोल सेटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम इनटू ऑब्जेक्टिव, ये हो गया। तीसरा क्या हो गया कि हम उस पॉलिसी को विकसित करेंगे जिसके लिए वह सिद्धांत की खोज करेंगे हम, जिस सिद्धांत पर नीति को रखना है। चौथा चरण हो गया कि उसका दिशा निर्देश क्या होगा और उसको हम एक सीक्वेंस में रखेंगे कि क्या क्या कार्य करना चाहिए हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति के। वह बन गई नीति। उसके बाद अगला चरण है पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन, कि उसको व्यवहारिक बनाना है और उसके लिए हमें रणनीति बनानी पड़ेगी, अर्थात संसाधनों का जुटाव करना होगा और ताकि हम उस नीति को क्रियान्वित कर सकें। उसके बाद हम यह देखेंगे कि नीति का क्रियान्वयन कितना सही ना गलत, जिसको कहते हैं पॉलिसी वैल्यूएशन।
ये तरीका है नीति बनाने का चरणबद्ध रूप, उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। नीति निर्माण के चरण, सबसे पहला क्या है? समस्या की पहचान तथा उसकी परिभाषा। समस्या का उद्देश्य के रूप में रूपांतरण हो गया। इसके बाद है नीति का विकास के बाद कर दिया दिशा निर्देश तथा उसकी स्वीकार्यता, उसको एडॉप्ट कर लेना है, स्वीकार करना है, उसको मान्यता देनी है। अगला चरण क्या हो जाएगा? नीति क्रियान्वयन। कैसे? रणनीति के माध्यम से, मतलब उसके लिए जो आवश्यक संसाधन है उनका जुटाव करके, राइट। उसके बाद नीति का मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद क्या करेंगे? फीडबैक देंगे, और फीडबैक से फिर हम यह देखेंगे कि जिस समस्या का समाधान हम करना चाहते थे वह समस्या का समाधान हो पा रहा है वा नहीं, कहां तक हुआ, और जो नहीं हो पाया वह क्यों नहीं हुआ, उसमें कहां कमी रह गई है, नीति के विकास में कमी रह गई है, दिशा निर्देश को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, या क्रियान्वयन के स्तर पर काम करने की जरूरत है, किस जगह आवश्यकता है, क्या संसाधन कम हो रहे हैं। तो जब हम फीडबैक लेंगे उस फीडबैक से हमें यह पता चलेगा कि आखिर नीति के अगले चरण में और क्या होगा, और उस आधार पर हम फिर से उसमें सुधार करके और नई तरह से उसका क्रियान्वयन फिर कर सकते, राइट। तो फीडबैक से हम नीति का विकास कर सकते हैं, यहां दिशा निर्देश कर सकते हैं। तो इसको हम यहां भी यूज कर सकते हैं, इसको यहां भी यूज कर सकते हैं, इसको यहां भी यूज कर सकते हैं, इसको यहां भी यूज कर सकते हैं, और तब उसमें सुधार करके हम उस पर काम कर सकते हैं, राइट। अब इसको बनाने की तकनीक क्या होगी, टेक्निक्स क्या हो सकती, कैसे बनाया जाए? ये तो हो गया कि ऐसे बनती हैं चरणबद्ध रूप में, लेकिन बनाने की तकनीक क्या होगी, फिर बात कर लेते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है किसी भी काम को करने के पर, कि हम ये देखते हैं ना कि हमारा इनपुट क्या लगेगा और आउटपुट क्या, लागत हमारी क्या लग रही है और उससे लाभ हमें कितना हो रहा है। ये पहला चरण है, सबसे बुनियादी बात है। कोई भी कार्य करने के पहले हर व्यक्ति, चाहे वो निजी स्तर पर कार्य करे या प्रोफेशनली करे या करियर में करे या राष्ट्र के स्तर पर करे, या देखेगा कि मेरी लागत क्या है, किस रूप में लागत लग रही है, धन के रूप में, मेहनत के रूप में, उद्यमिता के रूप में लागत क्या है और उसका हमें लाभ क्या मिल रहा है। इसी को अगर तकनीकी भाषा दे दे तो इसको कहा जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो सबसे पहली जो तकनीक है वह लागत लाभ विश्लेषण। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे हम कि नीति बनाने में, उसको लागू करने में खर्च क्या आएगा सरकार का, किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, कितने व्यक्तियों की जरूरत है, कितनी संस्थाओं को उससे जुड़ना होगा। इस तरीके से हम पहले लागत का विश्लेषण करेंगे और यह देखेंगे कि अगर समस्या का समाधान हो जाता है तो उससे हमें राष्ट्र को, क्षेत्र को लाभ क्या मिल रहा है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस
पहला चरण है या पहली तकनीक है। इसके अलावा दूसरी जो तकनीक होगी वो यह है कि मान लें अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि लैंगिक समानता होनी चाहिए। क्यों? घरेलू अत्याचार खत्म होना चाहिए। क्यों? ताकि लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित हो। अगला प्रश्न है क्यों? ताकि महिलाओं की आर्थिक विकास में सहभागिता सुनिश्चित हो। क्यों? ताकि हमारी आर्थिक समृद्धि की दर तीव्र हो, हमारी पारिवारिक सामाजिक स्तर पर सुदृढ़ता बने, अपराध कम हो तो सुरक्षा पर व्यय कम होगा और हमारे विकास के प्रति हमारी जागरूकता, हमारी संवेदनशीलता ज़्यादा होगी। या हम आगे विकास करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आर्थिक पूर्वानुमान किया हमने, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। हमने आर्थिक पूर्वानुमान किया कि भारत की अर्थव्यवस्था को 20% की दर से बढ़ना चाहिए अगले 20 सालों में। लेकिन जो हमारा मैन पावर है, उस मैन पावर से ऐसा होगा नहीं, तो हमें मैन पावर बढ़ाने की जरूरत है। अब मैन पावर कैसे बढ़ेगा? तो जो लोग उस प्रक्रिया से बाहर हैं उनको उस प्रक्रिया में जोड़ना होगा। जो लोग उस प्रक्रिया में हैं पहले से, उनकी क्षमताएं बढ़ानी हो सकती हैं, उनका कौशल विकसित करना हो सकता है। तो एक नीति ऐसी बननी चाहिए जो लोगों को समावेशित करे, जो लोग बाहर हैं उनको जोड़े उस प्रक्रिया से। एक नीति ऐसी बननी चाहिए जो पहले से जो उस प्रक्रिया में शामिल है उनका कौशल विकास कराए। तो एक कौशल विकास नीति बन गई, एक समावेशन की नीति बन गई। तो हम आर्थिक पूर्वानुमान जब करते हैं, आर्थिक पूर्वानुमान के आधार पर हम यह तय करते हैं कि कौन सी नीति कब और कैसे बनाई जानी चाहिए। ये दूसरी तकनीक है उसकी नीति निर्माण की। अब तीसरा क्या है कि जब हमने सोच लिया कि पूर्वानुमान यह है और लागत हमारा लाभ बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन व्यवहार में यह बात कितनी सही होगी, उसका ऑपरेशन जब करेंगे हम, प्रचालन जब करेंगे उसका, तो प्रचालन सही हो पाएगा अथवा नहीं। अगर होगा तो हो सकता है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम उसका प्रचालन करें, हो सकता है वो दक्षिण भारत में नहीं हो पाए। तो दक्षिण भारत की स्थिति क्या है, उत्तर भारत की स्थिति क्या है, पूर्वोत्तर की स्थिति क्या है, पश्चिम की स्थिति क्या है, एरिया स्पेसिफिक हमें अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है और प्रचालनीय अनुसंधान करने की जरूरत। तो एक तकनीक हो गई कि हम प्रचालनीय अनुसंधान करेंगे, ऑपरेशनल रिसर्च करेंगे कि उस नीति को किस तरीके से लागू किया जा सकता है। और चौथी तकनीक क्या हो गई कि क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाएंगे। एरिया स्पेसिफिक अप्रोच अपनाएंगे। बिहार में यह नीति लागू हो रही है, उसकी रणनीति क्या होगी? तमिलनाडु में हो रही तो उसकी रणनीति क्या होगी? तो नीति तो एक ही है, नीति एक ही है, रणनीतियां अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि इसमें संसाधन, जहां जहां जिस तरह के संसाधन मौजूद हैं, उन संसाधनों का जुटाव करके हम उस नीति को लागू करेंगे। तो पॉलिसी रिमेन्स द सेम, द स्ट्रेटजीज विल चेंज अगर हम एरिया स्पेसिफिक अप्रोच पर काम करते हैं, और उसकी सफलता निश्चित रूप से अधिक होगी, उसकी दर अधिक होगी। राइट? ये 3-4 तरीके हैं जो हम नीति निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, इस दृष्टिकोण का कह लें या जो भी कह लें। अब बात आ रही है कि नीति बनाने में योगदान किसका किसका होता है। हु आर द एक्टर्स हु मेक पॉलिसी। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि एक नीति ऐसी होती है जो बाध्यकारी दिशा निर्देश, जो कानून है, उसको बनाने का कार्य तो विधानमंडल का है। दूसरा है परामर्शी दिशा निर्देश, जिसको बनाने का कार्य कार्यपालिका का है। प्रशासन का कार्य है उसको लागू करना। लेकिन जब भी प्रशासन उसको लागू करेगा, यह देखेगा ना कि उसको समस्या क्या आती है, और अगर नीति में थोड़ा सा परिवर्तन होता तो शायद क्रियान्वयन और बेहतर होता। यह कौन समझेगा? जो ग्राउंड जीरो पर एडमिनिस्ट्रेटर उसको लागू कर। इसका मतलब
कि प्रशासक को इतनी सुविधा मिलनी चाहिए, इतनी शक्ति मिलनी चाहिए कि वो कम से कम अगर नीति खुद से नहीं भी बनाता तो नीति बनाने में सुझाव तो दे। तो प्रशासकों की भूमिका नीति निर्माण में एक परामर्शी की भूमिका होती है। कब? जब उसका एक अनुभव, अच्छा अनुभव हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सचिव के स्तर पर जब प्रशासक आ जाता है तो सचिव के स्तर के प्रशासकों से सरकारें परामर्श लेती हैं किसी नीति निर्माण में। विधायिका ने तो अनुसंधान करके, अध्ययन करके, अलग अलग तरीके से अपने स्रोत से, अपनी एजेंसियों से अध्ययन करा के एक बाध्यकारी दिशा निर्देश बना दिया, एक बाध्यकारी नीति बना दी। कार्यपालिका ने भी एक नीति बना दी सिद्धांतों को लेकर। अब प्रशासक जो है वह लागू कर रहा है और लागू करने में जो समस्याएं आ रही हैं उसके हिसाब से जो सुधार होना चाहिए वह एक परामर्शी के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, निभा सकता है, और सरकारें उससे बात कर सकती हैं। इसके अलावा ये तो सरकारी तंत्र हो गया। इसके अलावा क्या होगा? मान लिया उद्योग है या किसान है या श्रमिक है। श्रमिकों की क्या आवश्यकता है? श्रमिकों का कल्याण हो रहा है, नहीं हो रहा? उनकी शिक्षा है, नहीं है? क्या समस्याएं हैं? उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो कोई एक श्रमिक संघ हो सकता है जो इस तरह की व्यवस्था करे, कृषक संघ हो सकता है, उद्योग संघ हो सकता है। ये सबको कह दे तो सब दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स। ऐसे समूह जो सरकार से बाहर हैं लेकिन सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं की समझ उनको ज्यादा होगी और उन समस्याओं से सरकारों को वो अवगत कराएंगे। राइट? तो जब दबाव समूह काम करेगा, वो दबाव समूह या तो औद्योगिक हो सकता है, कृषक हो सकता है, श्रमिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो दबाव समूहों की भूमिका उसमें स्पष्ट रूप से देखी जाती है। इसके साथ साथ जो सिविल समाज है, सिविल समाज संगठन जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन अपने स्तर से या सरकार द्वारा प्रेरित होकर सरकार से सहायता प्राप्त करके बहुत जगहों पर अनुसंधान, अध्ययन का कार्य करते हैं और उनसे वास्तविक समस्याओं की समझ सरकारों तक पहुंचती है। इसलिए एनजीओज की भूमिका भी उसमें बहुत महत्व। तो नीति निर्माण करने में कर्ता कौन कौन से हो? सबसे पहले विधानमंडल, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा प्रशासन, सचिव स्तर पर परामर्शी की भूमिका है, चौथा दबाव समूह, और पांचवा सिविल समाज संगठन। इतने तरह के जो कार्यकर्ता हैं वो मिलकर नीति निर्माण करते हैं और इसी आधार पर वो कार्य करते हैं। राइट? इसके साथ साथ भारत की अगर भी स्थिति देखें तो नीति निर्माण का कार्य कौन कर रहा है? तो नाम ही है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। तो मौजूदा जो हमारी संस्था है वह नीति आयोग है, जिसका उद्देश्य उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वह भारत का रूपांतरण चाहती है। जैसे कि हम सहकारी संघवाद से सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की तरफ जाएं, नीति निर्माण में राज्यों में सहयोग हो और आर्थिक स्तर पर उनमें प्रतिस्पर्धा। जो पूर्णतः कृषि आधारित समाज है वह उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था बने और जो रूढ़िवादी समाज है वह विवेकशील समाज। इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं और इसी दिशा में हमारी नीतियां काम करेंगी। इसका मतलब कि जिस नीति का अध्ययन हमें करना है उसको इस रूप से भी देखा जाना चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी, कि वह किस तरह के रूपांतरण में सहयोग कर रही है। वह
सहकारी संघवाद से सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की तरफ ले जा रही है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ ले जा रही है, या रूढ़िवादी समाज से विवेकशील समाज की तरफ ले जा रही है, उसकी भूमिका उसमें कैसी है, इसकी भी चर्चा हमें करनी चाहिए जब भी हम नीति का, राइट। तो हमने, मेरा उद्देश्य यह था आज की इस डिस्कशन में कि आपको यह समझाया जाए बारीक चीजें, सटीक बातें कि लोक नीति होती क्या है, काम कैसे करती है, कैसे नीति और अन्य चीजों में अंतर है, बनाने वाले कौन है, किस आधार पर बनाए जाते हैं, सिद्धांतों की क्या भूमिका होती है और उनको लागू कैसे किया जाता है और लागू करने वाले कौन होते हैं और उनकी भूमिका क्या हो। मेरे ख्याल से एक जनरल सामान्य रूप से समझ आपकी अवश्य विकसित हुई होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जिसको सिविल सेवा की परीक्षा देनी है, उसके लिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में जो राज्य व्यवस्था का खंड है, उसमें लोक नीति आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। बहुत हद तक आपको एक जनरल परसेप्शन इसका डेवलप हुआ होगा और आप उसके हिसाब से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से जितनी भी सरकारी नीतियां हैं, लोक नीतियां हैं, उनका अगर आप अध्ययन करेंगे तो नीतियों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी समझ उस नीति पर विकसित, यह आपकी परीक्षा के लिए भी और आपकी अपनी समझ दोनों के लिए बहुत लाभकारी, राइट। अगली बार फिर ऐसा ही कोई एक मुद्दा लेकर फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि उसकी भी सटीक और बारीक समझ विकसित होती है, राइट। थैंक यू वेरी मच।